बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका हमारे पास टाइटल था प्लेन कर्व 1। इसका हमने टॉपिक चूज किया हुआ था सबसे पहला कॉनिक सेक्शंस। तो कॉनिक सेक्शंस तक अभी हम पहुंचे नहीं थे। हमने कहा था कि ये इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल फॉर्म है उसकी, इसलिए इसका पूरा नाम था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो इसको हमने कहा था कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस को मल्टीप्लाई करके हासिल की गई होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या स्केल है जिससे हम बताते थे, जिसको हम देख के कहते थे कि वाकई ये दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके हासिल की गई है, वो ये स्केल था। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता था तो फिर हम कहते थे ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट है। तो फिर अब इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जाहिर करती है। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है इसके लिए ये लास्ट होगा। अब इसके बाद हमारे पास ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है इसमें इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आती हैं वो नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये समझ लें इसकी एप्लीकेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है शो दैट दिस इक्वेशन to 16xy minus 6x plus 8y minus 3 equals to 0 represents a pair of straight lines। यहां तक अगर हम रहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये डिटरमिनेंट 0 शो करना है। इस डिटरमिनेंट में जो जो वैल्यूज हैं वो हम यहां से निकालेंगे इसका इसके साथ कंपेयर करके। यह क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। अगर यहाँ पे स्टॉप होता तो ये डेफिनेटली जो पहले हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं उनसे रिलेटेड होता। लेकिन आगे क्या, इस क्वेश्चन में आगे हमें कहता है, एक तो हमें कहता है कि शो करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। आगे कहते हैं ऑल्सो प्रूव दैट दिस टुगेदर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस टुगेदर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये है कि हमने ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी उनको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमने प्लॉट करना है। सही, ये दूसरा हमारा टारगेट होगा। फिर क्या कहता है, दिस टुगेदर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म ए रेक्टेंगल। वो कहता है जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक, हम देखेंगे रेक्टेंगल अगर बनती होगी तो हमारा काम वहां तक ठीक होगा। यहां पे नहीं रुकता। फिर आगे वो कहता है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। हमें फिर रेक्टेंगल का एरिया भी चाहिए होगा। सो दिस single question consists of 3 parts. In very first part, we have to show that this equation represents a pair of straight lines. Then in second part, we have to prove that those two straight lines when will be plotted on coordinate plane, that must be a rectangle. And in the third and last part, we have to find the area of that rectangle. क्लियर। तो सबसे पहले हम जो है इसको प्रूव करते हैं कि वाकई जो है इससे दो लाइंस बनती हैं या नहीं बनती। तो उसके लिए हमारे पास ये स्केल है। इस स्केल के लिए हमें फिर ये वैल्यूज चाहिए ये कैसे पता चलेगा, इसका हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे जैसा हम लेक्चर नंबर 1 और 2 इसी एक्सरसाइज के पहले और दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं। सो चलते हैं इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। मीन टू से कंपेयर, इसका नाम मैंने 1 भी रखा हुआ है, कंपेयर 1 with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. What is this? This is general equation of second degree. तो देखिएगा इसका कंपैरिजन करें। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब a की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। ठीक, फिर एक्स वाई का कोएफिशिएंट हमारे पास 2h यहाँ पे और यहाँ 16, मतलब 2h मस्ट बी 16 एंड h विल बी 8। फिर उसके बाद हमारे पास देखें वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर नहीं है तो फिर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b इधर नहीं है तो फिर b की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक, अब x का कोएफिशिएंट 2g, यहाँ x का कोएफिशिएंट -6, तो 2g मस्ट बी इक्वल टू -6। इसका मतलब है g की वैल्यू हमारे पास -3 होगी। ठीक है, और फिर y का कोएफिशिएंट 2f, इधर y का कोएफिशिएंट 8, तो 2f मस्ट बी इक्वल टू 8। इसका मतलब f की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी
और लास्ट पे सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 होगी। ये हम काफ़ी दफ़ा ये काम पिछले ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं। अच्छा, अब ये वैल्यूज हमने क्यों निकाली? असल में इस डिटर्मिनेंट में पुट करने के लिए। सो इसमें पुट कर देते हैं ए एच जी, ये पहले रो में भी यही होता है और पहले कॉलम में भी यही होता है, और ये डायगोनल में ए बी सी आ जाते हैं और ये जो बाकी बच जाते हैं ये एफ। ठीक, दैट मस्ट बी इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ ए इज 0, द वैल्यू ऑफ एच इज 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी, द वैल्यू ऑफ जी इज -3 यहाँ पे भी और -3 यहाँ पे भी, तो बी की वैल्यू 0, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास है -3, डन, और एफ की वैल्यू हमारे पास है 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ। होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, इसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर विल बी 0, आगे फिर माइनस फॉर्मूले के हिसाब से 8 टाइम्स इट्स कोफैक्टर, फर्स्ट रो डिवीड सेकंड कॉलम डिवीड, तो 8 4 -3 ठीक हो गया, और फिर हमारे पास प्लस फॉर्मूले के हिसाब से ये -3 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो ये थर्ड फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, यहाँ आ जाएगा 8 0 और -3 और 4। तो चलिए देखते हैं, -8 टाइम्स ये प्लस माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे और 8 3 आर 24, और ये माइनस फॉर्मूले के हिसाब से और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे। ठीक, और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाएंगे, ये हो जाएगा 8 4 आर 32 माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। तो ये बन गया फिर -8 टाइम्स -12 और माइनस यहाँ पे 3, ठीक, 3 टाइम्स 32, चल, तो ये हो जाएगा 12 8 जो है ये मिलके 96 बनाते हैं, और -32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 96 बनाते हैं, तो दैट मस्ट बी 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो फिर ये डेफिनेटली ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जाहिर करेगी। सो 1 represents pair of straight lines, क्लियर? अच्छा, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये इसमें इशू भी नहीं आना चाहिए, हम बात कर चुके हैं। अब हम वो दो लाइंस ढूंढते हैं और उन दो लाइंस को ढूंढ के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है। नाउ जी देखिएगा, 16xy माइनस 6x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो सीधा सीधा मेरा पहला फैक्टर बन रहे हैं इसके, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है। इन साइड हमारे पास 8y माइनस 3 बचेगा और यहाँ से जस्ट 1 कॉमन आ सकता है, तो 8y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम फैक्टर्स बनाने के कामयाब हो गए क्योंकि ये दोनों में सेम है। सो 8y माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो लाइन्स भी बन गई, 8y माइनस 3 इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 1, ये दो लाइन्स बन गई। ठीक, तो व्यूअर्स हमारे ना सिर्फ हमने ये शो कर दिया है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर करती है, बल्कि हमने दो लाइन्स भी हासिल कर ली हैं। अब इन दो लाइन्स को हमने प्लॉट करना है। उसके लिए यहाँ देखिएगा, x की वैल्यू मेरे पास है 3/8, क्यों? इतनी उधर जाके प्लस हो जाएगा और 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डन। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इन दोनों सॉरी यहाँ 8y, रियली सॉरी, यहाँ पे भी हमारे पास y। अब दो लाइंस ये हैं और इनको हमने प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें फिर एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा।
ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट प्लेन। क्यों? ये वैल्यू बहुत छोटी है, 3/8। 3/8 मीन 1 से छोटी वैल्यू, 0 और 1 के बीच में कहीं, और ये हमारे पास है -1/2। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास -1 है। ये एक्स एक्सिस है, सभी को पता है एक्स एक्सिस। ठीक, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? इनफैक्ट y = 0। ठीक, ये आप जो मेरा लेक्चर है पार्ट 2 का सेकेंड ईयर का, उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, इसलिए इसकी इक्वेशन बनती है y = 0। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, इसलिए इसकी इक्वेशन होती है x = 0। अच्छा, जब इसको हम मिलाएंगे, इसको देखिए 3/8 का मतलब क्या होगा? अब इसके देखिए 8 हिस्से बनाए, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है 2/4। ठीक है, 2/4 का मतलब क्या है? 4/8। हमें क्या चाहिए? देखिए ना, ये 1/2 का आंसर भी 1/2 ही है, तो 2/4 भी 1/2 होता है। ये देखिए 1/2 = 4/8। क्यों? ये कटेंगे तो ये आ जाएगा, ये फिर 4/8 ही होगा। डन। अच्छा, हमें क्या चाहिए? 3/8, तो फिर इससे पीछे आएगा, यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके अगर हम बना लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये y = 3/8। ये हमारे पास पॉइंट बन गया, यानी ये इनफैक्ट हमारे पास लाइन बन गई। ये दिस इज इन फैक्ट ये हमारे पास क्या है? y = सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये y इनफैक्ट यहाँ पे है एक्सट्रीमली सॉरी, ये y नहीं है, इनफैक्ट x। तो y = 3/8 यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है? 4/8। हमें 3/8 चाहिए, तो वो यहाँ पर ही होगा, तो ये इक्वेशन बनेगी फिर हमारे पास। ठीक है, ये लाइन बन जाएगी, इस लाइन को हम इधर भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस साइड पे भी हम इसे यूं करके बढ़ा देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज y = 3/8। इसे हमने प्लॉट कर। अब बारी है इसकी, x = -1/2। देखिए यहाँ पे x = होगा, यहाँ पे x = -1/2, तो यहाँ पे हम इसे प्लॉट करें। ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये जो लाइन बनी है, ये वाली जो लाइन बनी, दैट इज y = 3/8। और ये जो हमारे पास लाइन बनी है, व्हाट इज दिस? दिस इज x = -1/2। अब देखें ये दो लाइंस ये वाली है, इन्हें अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलाएं, ये एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये देखिएगा, जब इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिलाएंगे, तो ये हमारे पास इनसे एक रेक्टेंगल बन गई। ये चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑलरेडी बने हुए हैं और ये हमने दो लाइंस प्लॉट की है। अब इनसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गई है। अब हम दूसरा पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में हमें इस रेक्टेंगल का एरिया भी चाहिए, सही? तो फिर हम लास्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जगह हमारे पास जो है वो काफ़ी बड़ी हुई है, यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? फिर देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, तो देखिएगा लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितना है? -1/2 है। अब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो फिर इस वजह से लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1/2 एंड विड्थ ये वाली होगी। ठीक, ये यहां से यहां तक हमारे पास 1/2 लेंथ है और यहां से यहां तक ये लेंथ हो गई।
ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है वो विड्थ हो गई, कितनी है 3/8, ये हमारे पास विड्थ हो गई। ठीक, तो विड्थ हमारे पास है 3/8, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 3/16 स्केल यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट होगा उसका। अच्छा, तो व्यूअर्स मैं इसे हमने इसका एरिया भी ढूंढ लिया। मैं क्वेश्चन रिपीट करता चलूँ, बहुत अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है शो करें कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जाहिर करती है। हमने साबित कर दिया। फिर वो कहता है इससे इसको आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है। तो मैंने 2 लाइंस बनाई। अच्छा सॉरी, इससे मैंने 2 लाइंस बनाई। इन लाइंस को फिर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया। अब प्लॉट करने के बाद मुझे पता चला ये एक रेक्टेंगल बन गई है। रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला मुझे आता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक, तो वो मैंने ढूंढ लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है। इसके साथ हमारा जो पार्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का, इससे जो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनती है ये अब फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम देखेंगे कि कोण क्या होती है और उससे सेक्शंस कैसे बनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इंशाल्लाह उसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।